डियर आपका बेनेक्स में एक चीज दो तीन चीजें आप याद रखिएगा। इसमें इसकी जो शहर है, इसकी जो कैपिटल है नीदरलैंड का, नीदरलैंड के देश को बता रहे हैं, उसमें उसकी कैपिटल एम्स्टर्डम है, वो याद रखिएगा। और हालांकि नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड, ओल्ड नेम आपका हॉलैंड है। और नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डच। नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। और डियर एक बात और है, क्या डियर, नीदरलैंड के लोगों ने भारत पर डियर कब्जा किया था या भारत पर वो किया था या नहीं किया था? तो किए थे आपका, क्योंकि डच ने आपका भारत पर कब्जा किया था, भारत पर आक्रमण किया था डच। तो डियर डच, नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, इसका मतलब डेफिनेटली अपन नीदरलैंड के लोग आपका भारत पर आए, वो तो बात एक अलग हो गई आपका। और डियर इसके अलावा है यहाँ पर आईसीजे को पूछता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पूछता है। ये आपका कहाँ है? द हेग में। कहाँ है? द हेग में। इसमें 15 जज बैठते हैं। प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। प्रत्येक जज का जो कार्यकाल होता है वह 9 साल का होता है डियर, ठीक है, 9 साल का होता है। इसके अलावा है डियर भारत में इस आईसीजे में वर्तमान जो जज हैं वह दलवीर भंडारी। कौन है? दलवीर भंडारी। ये वर्तमान में जज है जो आपका भारत के हैं और वहां पर अपने कार्यकाल में इस समय वर्तमान में आपका कार्यभार को देख रहे हैं। उनका कार्यकाल 2026 तक है। अब पहले जज थे उसमें एक नरेंद्र सिंह, इसको भी कभी कभी पूछता है, लेकिन वर्तमान में आप जानिएगा उसको, चूंकि भारत से रिलेट कर रहा है इसलिए भारत की परीक्षाओं में उसको पूछा जा सकता है डियर आपका। अब आगे बढ़ेंगे डियर आपका, आगे जो है अब आ जाइए आपका, चलते हैं डियर आपका बेल्जियम को शुरू करते हैं। तो आइए डियर आपका बेल्जियम को देखिए। जो देश है वो आपका बेल्जियम, बेल्जियम। और बेल्जियम की कैपिटल ब्रेसेल्स। सबसे पहले तो यही लिखिएगा, इसकी कैपिटल है ब्रेसेल्स, ब्रेसेल्स इसकी कैपिटल है। अब डियर बेल्जियम के बारे में एक बात और जानिएगा, बेल्जियम में एक बहुत बड़ा संगठन का मुख्यालय है, वह संगठन है नाटो। नाटो का मुख्यालय आपका है बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में। नाटो डियर आपका नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। मित्रों इसका गठन जो है ना नाटो का 1949 में हुआ था। इसमें कुल आपका 29 देश हैं। इसमें आपका कुल देशों की संख्या 29 है। अब जो देश आपका नाटो का सदस्य होता है, ये यूं कह लीजिए, ये जो जितने भी नॉर्थ अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक के किनारे किनारे वाले जो देश हैं, ये सभी देशों का एक आपका अपना एक संगठन बना रखे हैं। एक कुल मिला के 29 कंट्री हैं और इनमें से किसी भी एक देश पर कोई भी दूसरा देश यदि आक्रमण करता है या उस पर हमला करता है तो ये 29 देश आपका मिल करके उसको मार देते हैं। 29 देश आपका, अरे 29 कंट्रीज जो हैं, 29 देश, ये सब मिल करके उसको मार देते हैं तुरंत आपका, या उस पर हमला कर देते हैं, उसका जवाब देते हैं। इनका एक बहुत एक विशेष संगठन माना जाता है नाटो का। और नाटो का गठन हुआ था डियर कब? 1949 में। और नाटो का मुख्यालय आपका बेल्जियम में है, आपका बेल्जियम में है डियर आपका, स्पष्ट बताइएगा कहां पर है? बेल्जियम में। और डियर इसके अलावा बेल्जियम में डियर एक बात और याद रखिएगा, वाटरलू का मैदान है एक आपका बेल्जियम में। ये बार बार पूछता है वाटरलू का मैदान, वाटरलू का मैदान। वाटरलू का मैदान कहां पर है? तो आपका बताइएगा बेल्जियम में।
डियर इसका मतलब ये है कि वाटरलू का मैदान क्यों जाना जाता है, इसको एक और नाम देते हैं यूरोप का अखाड़ा। इसको बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहते हैं, यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। यूरोप का अखाड़ा कौन है? बेल्जियम या वाटरलू का मैदान। जैसे भारत में डियर एक शहर है, आप लोग जानते भी होंगे, पानीपत। पानीपत आपने सुना होगा। पानीपत एक आपका जिला है हरियाणा का। पानीपत, सोनीपत ये सब जिला है। पानीपत हरियाणा का है और यह आपका यमुना नदी के किनारे पर है पानीपत। और यहाँ पर इतिहास की बहुत आपका लड़ाइयाँ आपका लड़ी गई। यहाँ पानीपत में पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में और बाबर ने उसको जीत लिया। तो बाबर 1526, पहली लड़ाई 1526 में है। इस लड़ाई में बाबर को जीत हासिल हुई। अब बाबर जो है पूरा भारत पर आपका अपना राज्य या साम्राज्य जमा लिया। दूसरा लड़ाई आपका 1556 में हुई थी। इसमें आपका विजयी कौन हुआ था? दूसरी लड़ाई में अकबर जीता था। कौन? आपका अकबर। कौन डियर? आपका अकबर। अकबर जीता था। और तीसरी लड़ाई डियर आपका 1761 में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। 1761 में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी इस लड़ाई में। और डियर पानीपत को कहा जाता है डियर भारत का अखाड़ा। जैसे आपका यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम या वाटरलू के मैदान को कहा जाता है, क्योंकि ये पानीपत की लड़ाई जो जीता उसने भारत पर राज किया। कभी राज था बाबर का, कभी था अकबर का और कभी था अहमद शाह अब्दाली का। तो मान लीजिए सब लोगों ने, वैसे ही आपका बेल्जियम के वाटरलू के मैदान में जो भी जीत हासिल किया, जो भी जीता वह पूरे यूरोप पर उसका साम्राज्य रहा कडियर। इसलिए यूरोप का अखाड़ा, वाटरलू का मैदान या फिर आपका बेल्जियम को कहा जाता है। और डियर इसको और आपका एक और नाम देते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप का मतलब होता है जहाज में जो पायलट होते हैं एक केबिन होती है। जैसे बस में भी एक केबिन है। बस में अगर आप लोगों ने कोई बड़ी बस में गए होंगे, लग्जरी बस में, तो ड्राइवर की एक अलग से केबिन बनाई जाती है। जैसे ट्रक में आपने देखा होगा माल ढोने वाला ट्रक जो गुड्स कैरियर होते हैं, तो उसमें ट्रक की आगे एक केबिन होती है डियर और पीछे माल ढोआता है। तो उसी तरह से आपका जो एरोप्लेन होता है उसमें आगे एक केबिन होती है। उसमें कोई भी यात्री के जाने की परमिशन नहीं होती, लेकिन जो आपका उस केबिन में जाएगा उसको कॉकपिट बोलते हैं। जहाज का जो केबिन होता है जिसमें पायलट जहाज को उड़ाता है, ऑपरेटिंग करता है, तो वो आपका कॉकपिट कहा जाता है। तो कॉकपिट में मतलब जो गया जहाज उसके कंट्रोल में चलता है। पायलट गया तो पायलट के कंट्रोल में पूरा प्लेन आपका उड़ेगा। तो इसीलिए आपका उसको डियर कॉकपिट कहते हैं। तो यहाँ पर यही है कि इन स्थानों को, चाहे वाटरलू का मैदान या बेल्जियम या पानीपत जो भी कुछ है, यहाँ पर जिसने जीत हासिल किया या जो इसको कब्जिया लिया उसके बस में यहाँ का पूरा मजिस्ट्री पावर या पूरा साम्राज्य, पूरा यूरोप आपका उसके इशारे पर काम किया। तो इसलिए कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को या वाटरलू का मैदान को कहते हैं। डियर इतना आप याद रखिएगा। दो तीन बातें और हैं। ये बेल्जियम और क्यों फेमस है? तो हीरे की कटिंग, हीरे का जो सामान होता है, हीरे का ज्यादातर क्वालिटी या गुणवत्ता आपका घिसाई या फिनिशिंग से आता है। तो आपका डियर याद रखिएगा हीरे की कटिंग या शीशे की कटिंग के लिए आपका ये बेल्जियम आपका फेमस है। एक उद्योग के रूप में अगर पूछता है तो हीरे की कटिंग या आपका शीशे की कटिंग के लिए आपका ये शहर या ये देश जो है जाना और पहचाना जाता है पूरी दुनिया में। और मित्रों आप लोगों को पता होगा कि एक भारत का जो बहुत ज्यादा धन लेके भागा था एक आदमी, नीरव मोदी, वो आपका नीरव मोदी कहाँ पकड़ा गया था? तो बेल्जियम में पकड़ा गया था डियर। नीरव मोदी कहाँ पकड़ाया था? बेल्जियम।
सोचिएगा डियर, आगे बढ़ते हैं आपका। और इसके अलावा एक तीसरा लास्ट कंट्री बचा हुआ है, उसको जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कंट्री है डियर आपका, देखिए ध्यान से डियर, तीसरा कंट्री आगे है डियर। तीसरा कंट्री है डियर, ये आपका लग्जमबर्ग। आप सुनिएगा ध्यान से, ये है डियर लग्जमबर्ग। क्या है डियर? लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। ये इसको याद रखिएगा, लग्जमबर्ग को। इस देश की क्या विशेषता है? एक छोटा देश है, इतना छोटा देश है कि इसकी राजधानी भी लग्जमबर्ग ही है। इसकी कैपिटल भी क्या है? इसकी कैपिटल भी लग्जमबर्ग है। इसकी कैपिटल भी क्या है? लग्जमबर्ग। याद रखिएगा, इसकी राजधानी भी क्या है? लग्जमबर्ग। याद रखिएगा डियर। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में ये है कि एक छोटा सा देश जरूर है, लेकिन पूरे यूरोप का एक कॉमन संसद यहां बनाया गया है। कॉमन संसद, कॉमन संसद, संसद ये पूरे यूरोप का यहां पर एक कॉमन संसद है, यूरोप का। फिर आप इसके बारे में जानिएगा, यूरोप का कॉमन संसद। और डियर आप जरा सोचिए, यूरोप का संगठन या यूनियन कितना बढ़िया है कि पूरे यूरोप के इतने देश और उस देश का एक जो है संसद है जो आपका लग्जमबर्ग में है। अब पूरे यूरोप की कोई भी समस्या होती तो दुनिया के सारे देश के जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वह उस संसद में जा करके उस समस्या पर चर्चा करते हैं। मित्रों, हमारे यहाँ अगर एशिया में अगर कॉमन संसद की बात करेंगे तो सबसे पहले ये जब देश जो है ना डियर, चीन चाहेगा कि हमारे अंदर हो, जो उसका कॉमन संसद अगर एशिया का बनाया जाए तो सबसे पहले चीन चाहेगा कि हमारे यहाँ हो, रसिया चाहेगा हमारे यहाँ हो, पाकिस्तान में कोई चाहेगा नहीं, क्योंकि वहां कब गारंटी कोई नहीं कब वहां कोई बम फोड़ देगा, इसलिए पाकिस्तान में इसका डियर पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर डियर आपका उस तरह का यूनियन नहीं कि कोई एक आपका कॉमन संसद बनाया जाए जो पूरे एशिया का कोई संकट का मामला हो तो उस पर चर्चा हो सके। लेकिन मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई महाद्वीप या कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा डेवलप्ड है या सबसे ज्यादा जो है वो आपका उसके यहाँ आपका डियर का जो भी डेवलप्ड है और जो भी समस्याएं होती हैं उस पर एक अनुकूल आपका डिसीजन लेता है, और आपका सबसे ज्यादा विकसित है और पूरे वर्ल्ड पर राज करने वाला अगर महाद्वीप कोई है तो वह यूरोप महाद्वीप है। तो ये चीज है डियर। अब तो आप इसको याद रखिएगा कि यूरोप की कॉमन संसद किस देश में है, तो बताइएगा लग्जमबर्ग में। और लग्जमबर्ग इतना छोटा देश है, एक बिंदी की तरह लगा है डियर, बस समझिए बिंदी की तरह लग्जमबर्ग लिखा होगा। तो लग्जमबर्ग की राजधानी भी क्या है? लग्जमबर्ग। और लग्जमबर्ग में यूरोप का एक कॉमन संसद भवन है, उसको आपका यूरोपीय यूनियन का कॉमन संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोपीय यूनियन का कॉमन संसद। यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन का कॉमन संसद आपका, का कॉमन संसद आपका, का कॉमन संसद। ये आपका कहां पर है डियर? तो लग्जमबर्ग में। एक क्वेश्चन आपका बनेगा। आगे डियर है, देखिए यूरोप में जो है ना डियर आपका, यूरोप में ज्यादा और यहाँ पर जो है ना डियर आपका, यहाँ पर ज्यादा धार्मिक चीजों पर उतना ज्यादा बल नहीं दिया जाता है, इसलिए यूरोप डेवलप। और हमारे यहाँ एशिया में, अब एशिया में देखिए चीन हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ। भारत आजाद हुआ 1947 में, चीन आजाद हुआ 1949 में। हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ और इतना आगे
तो मित्रों हमारे यहाँ जो है ना करियर, हर चीज में धर्म, हर चीज को धर्म से जोड़ करके मामले को चलाते हैं। जबकि चाइना में जो है ना डियर, चीन में, यहाँ पर कोई भी धर्म को वह चाइना पनपने नहीं देता है। हालांकि चाइना में अगर कोई धर्म पूछता है कि चाइना में किस धर्म की प्रधानता है, तो बौद्ध धर्म की प्रधानता है। और बौद्ध धर्म आपका चाइना में सबसे ज्यादा अगर कोई धर्म को फॉलो करते हैं लोग तो बौद्ध धर्म। इसीलिए मित्रों एक प्रश्न और याद रखिएगा, ये जो भारत में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक जिला है कुशीनगर, जहां पर अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर का जो हवाई अड्डा था, एयर पट्टी थी, हवाई पट्टी थी, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में उन्होंने आपका उसको डेवलप किया, तैयार किया। अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का क्या मतलब, ठीक है? तो देखिए हवाई अड्डा की अलग अलग क्राइटेरिया होती है। एक होता है हवाई पट्टी, एक होता है नेशनल हवाई अड्डा, मतलब राष्ट्रीय स्तर का। तो राष्ट्रीय स्तर का जो हवाई अड्डा होगा तो वहां से जो उड़ान होगी ना वो भारत के अंदर ही कहीं जा सकती है। जैसे आपका मान लीजिए आजमगढ़ से कोई, अगर आजमगढ़ एक नेशनल स्तर का हवाई अड्डा है तो आजमगढ़ से जो फ्लाइट होगी वह सीधे विदेश को नहीं जाएगी, इंडिया के अंदर किसी शहर में आपका वहां से जहाज उतर सकता है। लेकिन डियर अगर आपको अब जो कुशीनगर हवाई अड्डा है जहां पर भगवान बुद्ध की जो है महापरिनिर्वाण स्थली, कुशीनगर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। मित्रों महात्मा बुद्ध से रिलेट करके बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, हम तो इसमें आपको हर विषय जोड़कर बताते हैं। जितना भी विषय है देखिए बहुत सारे विषयों को जोड़ते हैं ताकि जीएस का सिर्फ मैथ का क्लास मत समझिएगा इसको, आपका जीएस का हर क्षेत्र का क्वेश्चंस आपका इसमें हम आपको सबमिट करके आपको देने की कोशिश करते हैं। तो डियर एक बात और जानिएगा, आप सुनिएगा ध्यान से डियर आपका, कि यहां पर डियर आपका एक बात तो ये है कि डियर आपका ये जो इस पॉइंट को मैं बता रहा था कि अगर नेशनल हवाई अड्डा इंटरनेशनल, आप कुशीनगर इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन गया तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म के ज्यादातर लोग इन हिस्सों में हैं, आसियान में हैं, चाइना में हैं, जापान में हैं। तो यहाँ कुशीनगर से सीधे फ्लाइट जापान जाएगी, सीधे फ्लाइट आपका बीजिंग जाएगी, सीधे फ्लाइट थाईलैंड जाएगी, सीधे इंडोनेशिया जाएगी, आपका अलग अलग कंट्री में आपका जाएगी, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, डियर श्रीलंका में भी आपका बौद्ध धर्म के लोग बहुत ज्यादा है। यहाँ से सीधी उड़ान आपका लोग करके वहां जा सकते हैं और वहां से तमाम टूरिस्ट आपका सीधी उड़ान करके आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मित्रों आपका देखिए मोदी जी जो भी काम किया है उन्होंने, तो डियर अलग अलग एंगल से लोग देखते हैं, बात करते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से ये फायदा होगा कि तमाम विदेशी टूरिस्ट आएंगे। मित्रों अलग अलग लोग अलग अलग एंगलों से कोई भी काम करता है तो उसकी आलोचना भी कर लेते हैं लोग और तारीफ करने वाले तारीफ भी करते हैं। तो जब कोई विदेशी पर्यटक आएगा तो वह कहाँ ठहरेगा, कुशीनगर में ठहरेगा, वह जो भी कुछ खाएगा, छोला, टिकिया, भटूरा, पकौड़ी, जो भी कुछ खाएगा वह कुशीनगर में ही खाएगा। और तो कुशीनगर में लोगों को क्या बनेगा, रोजगार बढ़ेगा। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया तो वहां पर एक पर्यटन स्थल बन जाएगा। अब पर्यटन स्थल है भी, अब बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन हवाई अड्डा न हो पाने की दशा में वहां पर सीधी उड़ानें वहां के लिए नहीं हो पाती थी। अब आराम से कोई श्रीलंका का सीधे उड़ान करके आ जाएगा, कोई आपका थाईलैंड से आ जाएगा, कोई लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से आ जाएगा, कोई जापान से आ जाएगा। तो वहां पर एक तरह से वहां बाजार का हब जो है बढ़ेगा और लोग आसानी से वहां पर बाजार क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डियर कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अब कोई भी विदेशी अगर आएगा वहां 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता अगर वहां रहता है तो डियर डेफिनेटली वहीं पर होटलों में खाना खाएगा, वहीं पर घूमेगा, वहीं पर पानी पिएगा, मिठाई खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, जो भी कुछ खाए पिए। तो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में क्या होगा, और विदेश का जो सीधा पैसा, जो खड़ा पैसा है, कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा। खड़ा पैसा समझते हैं ना डियर, बस आप डियर तो समझिए आप। अब डियर तो ये चीज है
अब ये चाइना के अंदर ही है, चाइना किसी भी धर्म को, चाइना यहाँ पर इस्लाम को भी आपका ज्यादा आपका प्रियोरिटी नहीं देता है। अब बौद्ध धर्म के दुनिया में सबसे बड़े गुरु थे दलाई लामा। दलाई लामा को आपका मार पीट के अपने यहाँ से भगा दिया, तो भारत ने उनको शरण दिया है। एक हिमाचल प्रदेश में एक शहर है धर्मशाला, वहां पर बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु दलाई लामा, जो सोचिए तिब्बती धर्म गुरु थे। और तिब्बत एक इतना बड़ा देश था, देश को तो कब्जा किया, और वहां का सबसे बड़े धार्मिक गुरु को उसने वहां पर ठहरने नहीं दिया, और वह इस समय भारत में शरण लिए। तो भारत मित्रों, आप लोगों को पता है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक हमारा परिवार है। भारत इस आपका विचारधारा को मान करके चलने वाला देश, तो पूरी दुनिया को एक भारत अपना परिवार मानता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री इस समय आपका बाली में है। बाली पड़ता है इंडोनेशिया के एक शहर, और बाली आपका एक धार्मिक स्थल, इंडोनेशिया के एक शहर है जहां पर उन्होंने कल लैंड किया और वहां पर G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे। कल ही उनकी मुलाकात आपका जो बाइडेन और आपका दुनिया के शक्तिशाली देशों के लोगों से आपका वहां आपका होगा। तो बेनेक्स को इतना पर हम बेनेक्स को फिनिश करते हैं। थैंक्स, जय हिंद।